हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलूका आईएएस। आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है, क्योंकि 1835 में जब पहली बार ये बोला गया कि इंडिया के सारे लोगों के पर्सनल बिलीव्स के ऊपर एक कानून बनाया जाए जिसे आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से बोला जाता है, तब वो उस वक्त भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, चाहे वो 1840 की लेक्स रोपी रिपोर्ट हो या 1859 का क्वीन प्रोक्लेमेशन। लेकिन अभी ये मुद्दा चर्चा में वापस आ गया है, क्योंकि इस वक्त 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 30 डे का पब्लिक नोटिस है, लोग अपने विचार प्रस्तुत करें कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये आना चाहिए या नहीं। और कोई भी बैलेंस्ड व्यू जानने के लिए सबसे बेहतर लोग हमारे पास हैं जो किसी भी चीज़ का पक्ष भी लिखते हैं, विपक्ष भी लिखते हैं और कंक्लूड करते हुए उसको सेंट्रिस्ट तरीके से कंक्लूड भी कर देते हैं। तो अगर मैं पूछूं, यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है? ठीक। तो क्या है आपके हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आना चाहिए, या आज का इंडिया क्या इसके लिए तैयार है? यदि बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो पूरे इंटायर इंडिया में लाना इस समय थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ कुछ राज्यों में ला सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, गोवा में भी एक्टिव है, उत्तराखंड की सरकार ने बोला है वो लगाने को एग्जिस्ट करते हैं, योगी जी ने भी बोला है। तो एक साथ पूरे इंडिया में नहीं लगाया जा सकता, थोड़े स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस, कुछ स्टेट को टारगेट करके और फिर उसको देखा जाए कि वहाँ पे कैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसका क्या काम है, उसके बाद फिर और स्टेट की तरफ रीच किया जाए। इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि यूजुअली ये बोला गया है कि जब डीपीएसपी का आर्टिकल 44 का पार्ट है, तो उसमें कहा जाता है कि अगर स्टेप बाय स्टेप करा जाएगा तो ये एक लीगल इशू हो जाएगा, बिकॉज इट इज सेड कि ये पूरे इंडिया में साथ में लागू होना चाहिए। खैर, क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए? और जैसे सर ने कहा कि ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, हम भी एवोल्यूशन पे विश्वास करते हैं, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे फोर फादर्स है, वो भी एवोल्यूशन पे ही विश्वास करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जब यूसीसी का आया था, तो जब बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था कि आना चाहिए, तो उस समय एक तो हमारा कंट्री रेडी नहीं था और हमारे जो लीडर्स थे काफ़ी रेडी नहीं थे। तो लेकिन अब धीरे धीरे आ रहा है। अब जैसे कि इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जो उस समय तक वैलिड नहीं थे, वैलिड थे मतलब कि सोसाइटीज़ नहीं था रेडी। उसके बाद धीरे धीरे लाया गया, जैसे कि सारा बानो केस हो, शाह बानो केस हो, तो इससे कि हाँ आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। पर क्या सच में इंडिया तैयार है? क्या ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके बारे में बात होती तो ये कहा जाता था कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को खतरा हो। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त लाना क्या उतनी प्रायोरिटी की चीज़ है कि लाना चाहिए, मतलब और मुद्दों को पीछे करके, या इसके चक्कर में दूसरे मुद्दे हैम्पर होंगे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे बोला कि इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का सवाल है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला ही यूनिटी के लिए रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जैसे बोला गया था कि कुछ जगहों पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश की गई थी, तो बेबी स्टेप्स भी लेने के लिए अभी मुश्किल है, क्योंकि अगेन लीगल इश्यूज का सवाल है। तो सारे जगह पे हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो कंट्री के लिए बेटर होगा ही होगा। एंड इनफैक्ट मतलब अगर सब जगह एक साथ करते हैं जैसे हम लोग अगर, तो वहाँ पे मुद्दा ये था कि लोगों में अवेयरनेस काफ़ी कम थी। अब जैसे अगर आप देखोगे तो सिर्फ ही आम नागरिक जो हैं इस देश के, उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता है, उनको पता है कैसे लागू होगा। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा वैसे वैसे लोग एक्सेप्ट करना ज़्यादा लगेंगे, और जैसे एक्सेप्ट करने ज़्यादा लगेंगे वैसे ईजीली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम लोग। अच्छा, तो किसी को ये लगता है कि क्या ये इसको इम्प्लीमेंट करते हुए यूजुअली ऐसा लगता है कि ये एक डर है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा तो एक मेजॉरिटी रूल है, इस डर की वजह से सपोज किया जाता है कि एक मेजॉरिटी जो जिस बिलीफ को ज़्यादा मानती है उसको इम्पोज कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये बात ठीक है या ये डर ठीक है? पकड़ लो माइक। जैसे कि सर, जैसे कि अगर मैं पहले से अगर थोड़ा बैकग्राउंड की बात करूं कि बाबा साहेब ने जब ये करा था, एक्ट पहले से ही आ गया था, बट कहीं ना कहीं उस वक्त हम इतने रेडी नहीं थे, और उस वक्त हाल ही में इंडिपेंडेंस हुआ था और हमारे पास और भी इश्यूज थे करने के लिए। बट नाउ वी आर रेडी, स्टेबिलिटी है और हर चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एडवांस होने की तरीके में कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सर ये आना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जैसे कि सर, जैसे अभी हमने NRC देखा था, तो सर उसके पीछे जो भी चीज़ थी, जैसे भी थी, वो काफ़ी ख़राब रही चीज़ें। तो उसके लाने से पहले हमको सर उसके प्रोज एंड कॉन देख लेने चाहिए कि कहाँ पे कैसी चीज़
चीज़ रहेगी और कैसे सही नहीं रहेगी। और सर जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर वो आ जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कई कुछ इसके पक्ष में रहेंगे, कुछ विपक्ष में रहेंगे, तो वो चीज़ ना होते हुए कि पहले या तो थोड़ा जैसे सर ने बोला था कि थोड़ा पार्ट्स में हमको थोड़ा कर लेना चाहिए सर, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए या फिर अवेयरनेस वगैरह के माध्यम से हम थोड़ा वो करें। पर सर मेरे हिसाब से वो चीज़ आनी चाहिए जब पहले से ही वो चीज़ प्रोक्योरमेंट करी हुई थी। हम इसको जब भी बात करते हैं, कई बार जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आता है तो एक रिलीजियस एंगल सामने आता है, पर क्या ये ऐसा भी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो जेंडर इश्यूज हैं वो भी सॉल्व होंगे, कि जो वुमेन को कई जगहों पे, चाहे वो ये हिंदू कोड बिल की बात हो जब 1955 में ये आया, उसके बाद 2020 लग गया सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने तक कि को पार्सनरी राइट्स जो हैं वो लड़कियों को भी दी जाए कि उनको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा हो। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से यू एज अ गर्ल, एज अ लेडी, क्या आपको लगता है कि लड़कियों के लिए इससे कुछ फ़ायदा होगा? डेफिनेटली आई बिलीव कि फ़ायदा होगा ही होगा। अगर आप ट्रिपल तलाक का केस भी देखेंगे जहाँ पे 3 बार तलाक 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 बोल के तलाक दे दिया जाता था, वहाँ पे औरत की इंटेग्रिटी को, औरत की जो लाइफ है वो काफ़ी बर्बाद हो रही थी, है ना, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे आज भी जो फीमेल्स है वो मोस्टली मेल डिपेंडेंट है। तो हम लोग पेट्रियार्कियल सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं, हर प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। एंड डेफिनेटली यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम लोग वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं हर रिलीजन में। हर रिलीजन में, पर जब हर रिलीजन की बात होती है और एक डर आ जाता है कि एक ब्रॉड रिलीजन है जैसे 80% लोग मानते हैं तो वो आएगा, तो ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो साउथ इंडिया में माना जाता है, जैसे ये बोला जाता है कि जो क्लोज कनेक्टेड मैरिजेस हैं वो साउथ इंडिया में प्योर हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आते आते वो एक टैबू बनता है, ठीक? तो फिर जब हिंदू कोड, जब हर रिलीजन में ही इतनी डिस्टिंक्शंस हैं, चाहे वो शरिया एक्ट हो 1937 का, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, तो फिर हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है? हर रिलीजन में इतनी डाइवर्सिटी है। इंडिया की यही सबसे अच्छी बात है कि इतना डाइवर्सिफाई होने के बाद भी बहुत वो यूनिटी के साथ, वो इंटीग्रिटी के साथ रहता है। यही सारी चीज़ों को मुद्दे में नज़र रखते हुए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, जैसे गोवा ने इम्प्लीमेंट किया, वहाँ कैथोलिक कहते क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा है, सिंपली है। इसको और स्टेट यदि उत्तराखंड करती है, वहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस भी ज़्यादा कम है, वहाँ पे मैक्सिमम उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और इसको यदि स्टेप बाय स्टेप करने का मेरा कहने का मुद्दा यही था कि ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, हम जब साथ में रहते हैं तो इनमें जो वुमेन की सिक्योरिटी सबसे पहला टास्क है। दूसरा जो ये रिलीजियस ट्रस्ट पे ना क्राइम्स होते हैं और ये आसपास होते हैं, इनकी भी चीज़ों के लिए एक यूनिटी क्या आ जाएगी, नहीं यार यूनिफॉर्म सिविल कोड है, देयर भी लॉ एंड ऑर्डर, तो एक लोगों के बीच में ना एक डर खत्म होगा कि लॉ एंड ऑर्डर है और हमारा देश भी वैसे ऑलरेडी एक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सिंपल है ना, पूरा देश एक समान है। पर पूरा देश एक समान, जैसे आपने कहा कि इतना डाइवर्स है, तो वो एक समान करने में क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी? जो इंडिया है, मतलब कि आप देखिएगा हर चीज़ बिलीफ सिस्टम पे चलता है। अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास करते हो चलेगा, उस पर विश्वास नहीं करते हो नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी पे विश्वास है तो चलेगा, डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं रखते तो नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं कि वुमेन इक्वालिटी यूसीसी के आने से क्या होगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैसे हर रिलीजन में जब इतना डिस्टिंक्शन है कि मतलब मैं पढ़ रहा था तो ये था कि जम्मू कश्मीर में आपको एज अ शरिया एक्ट 1937 ब्रॉडली माना जाता है, पर जम्मू कश्मीर में आपको मैरिज रजिस्टर करानी ही पड़ेगी अंडर मुस्लिम लॉ, लेकिन बंगाल और बिहार में ये ऑप्शनल है। तो जैसे हमने हिंदुइज्म में भी बात की कि ऊपर अलग है, नॉर्थ ईस्ट में 200 ट्राइब्स हैं जिनके अपने अलग अलग कानून हैं, और मेघालय, नागालैंड में उनके लोकल कस्टम्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है नेशनल कस्टम से। तो कैसे इस प्रॉब्लम से कैसे निपटे हैं, कैसे यूनिफॉर्म हो सकता है इतना डाइवर्स कंट्री? आप देखिएगा वुमेन्स का भी किसी भी चीज़ का मतलब स्टेबिलिटी कब से आई, वो आती है इकोनॉमी से। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उससे पहले क्या था, फ्यूडल सोच था, उसके बाद आने से इंडिविजुअलिटी बना। अब जैसे कि आप नॉर्थ और साउथ में बात करेंगे तो साउथ में ज़्यादा इंडिविजुअलिटी है और लिबर्टी है एज कम्पेयर टू नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रीज आ गया। तो करें क्या? हम बताते हैं, ये हर चीज़ लिंक्ड है। अगर नॉर्थ में अब देखिएगा कि जैसे कि यूपी और बिहार, जैसे जैसे आप ईस्ट में आप बढ़ते जाइएगा तो उधर क्या, उधर और ज़्यादा फ्यूडलिज्म हावी होता जा रहा है, क्योंकि उधर इंडस्ट्रियलिज्म और इकोनॉमिक उतना ज़्यादा हावी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। अब दिल्ली में ज़्यादा
ये वो है, क्या कहते हैं, इंडिविजुअलिटी है। यहाँ पे आपको कोई पूछेगा नहीं, हम किसी से बात करने जाएं कोई पूछेगा नहीं कि क्या है, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि वुमेंस आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल आ रही हैं। इंडिविजुअल आने के कारण है कि वो जॉब कर रही हैं, आप और लड़के हैं वो भी जॉब कर रहे हैं, तो वो अपना समझ गया। तो अगर मैं कंक्लूडिंग पूछूं कि मतलब हमने ये बात की कि कंक्लूडिंग रिमार्क लूँ बस एक एक लाइन में सबका, कि डाइवर्स कंट्री है, इतनी बात से हमें समझ आया, और हम उसमें एक यूनिफॉर्म लॉ लाना चाहते हैं जिसको लगातार सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन बोलता रहे कि लाना चाहिए। तो किस तरीके से लाया जाए कि कोई प्रॉब्लम ना आए इतने डाइवर्स कंट्री को, और हम जो हमारा आइडियल था यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हर डेमोक्रेसी का होना चाहिए कि एक देश है, कानून होना चाहिए, तो उसे किस तरीके से अचीव किया जाए, एक एक लाइन में अगर कंक्लूड करें तो। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें जनता को अवेयर करना रहेगा, जिससे कि सबको इसके बारे में पता रहे, और इसके बाद ही हम धीरे धीरे करके इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सकते हैं इजीली। नाइस। तुमने पहले बोला ही नहीं, तुमने कहा था तुम नहीं बोलोगे, ठीक है, आप क्या बोलोगे? अभी भी वही कहना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लाया, मैं पकड़ लेता हूँ आपको। ओके। यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लाया जाए स्टेप बाय स्टेप, और जैसा आपने कहा था शेड्यूल ट्राइब और ये है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनके कल्चर को प्रिजर्व करने की बात कही गई है, वो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे ना, तो हमको उनके कल्चर को ध्यान में रखते हुए वहाँ इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए ये बोला गया, हमेशा बोला जाता है कि इंटायर इंडिया में एक साथ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे कल्चर, रिलीजियस ट्राइब्स हैं, कहीं कहीं पे अलग प्रैक्टिस होती है, साउथ में अलग प्रकार की है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इसको किसको एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, इन सारी चीज़ों का एक पैरामीटर बनाने के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट करें। हाँ मैम, आप फर्स्ट ऑफ ऑल द वे फॉरवर्ड कैन बी नो एवरीबडी, ठीक है, सबको जानिए, उनके हिसाब से उनको अवेयर कीजिए, मतलब सबकी जानने की जो कैपेसिटी है वो भी अलग अलग है, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, तो उनके हिसाब से अवेयरनेस फैलाओ, उनके हिसाब से उसको एजुकेट करो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, और डेफिनेटली एट द एंड हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। टिपिकल यूपीएससी एस्पिरेंट आंसर की कंक्लूड करते हुए सबसे पहली चीज़ कि हमें जो भी कुछ करना है वो तब हो पाएगा जब हम लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। एक बात कहा जाती है कि लॉ पहले आए, सोसाइटी पहले आई, तो कई बार दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि जब सोसाइटी प्रमोट करती है तो वो लॉ बनता है। और एक इसमें सजेशन और हो सकता है कि जो लॉ कमीशन ने कहा है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को किया जाए, सेक्टर बाय सेक्टर, चाहे वो मैरिज हो, चाहे जैसे ट्रिपल तलाक पे हुआ उस तरीके से। खैर, ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू वांट कि हम किसी और टॉपिक पे बनाएं, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।